तो देखिए भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों में आपके किसका नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है नागभट्ट फर्स्ट का, जिन्हें नागावलोक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नागावलोक के नाम से। हालांकि थे ये मूलतः मंडौर शाखा के ही, ठीक है ना, लेकिन आपके यहाँ किसमें भीनमाल क्षेत्र में आकर के इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर लिया है। इस नागभट्ट प्रथम का जो दरबार है इसको नागावलोक के दरबार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नागावलोक के दरबार के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नागभट्ट प्रथम को आपके मलेच्छों का नाशक बताया गया है। किसके अंतर्गत? जो आपके मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है, उस ग्वालियर प्रशस्ति में आपके उसे क्या बताया गया है कि भाई ये मलेच्छों के नाशक के रूप में है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा आपके देखा जाए तो उस समय के आपके जितने भी राजवंश हैं, चाहे वो गोहिलों की बात करें हम, चाहे हम परमारों की बात करें, चाहे राठौड़ों की बात करें, ये सभी आपके चंदेल वगैरह सभी किसकी अधीनता स्वीकार करते थे? यहाँ गुर्जर प्रतिहारों की, इनके सामंत के रूप में काम किया करते थे। किसके सामंत के रूप में काम करते थे? ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ आपके हम सबसे पहला नाम जिसका लेने वाले हैं वो आपके कौन है? नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट फर्स्ट 730 से लेकर के 760 ईस्वी तक, 730 से लेकर के 760 ईस्वी तक आपके नागभट्ट प्रथम है। अब नागभट्ट प्रथम का दरबार भी नागावलोक का दरबार है, नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी नागावलोक का दरबार है, ठीक है। आपके देखा जाए तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है, उस ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट के साम्राज्य विस्तार की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। किसके? नागभट्ट प्रथम की। इसे आपके इंद्र के दंभ का नाशक बताया गया है, इंद्र के दंभ का नाशक बताया गया है। साथ में नारायण की मूर्ति के प्रतीक के रूप में कौन है? ये आपके नागभट्ट फर्स्ट है, नागभट्ट फर्स्ट है। खुद आपके रघुवंशी प्रतिहारों की शाखा से आपके शाखा भी अपने आप को ये कहते हैं, नाग भीनमाल के जो शाखा के गुर्जर प्रतिहार हैं स्वयं को, ठीक है। अब देखिए इसी नागभट्ट प्रथम की अगर हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने आपके क्या किया है कि दक्षिण पश्चिम की ओर से जो अरब आक्रमणकारी आ रहे थे, जैसे जिनमें नाम आता है आपके सिंध के गवर्नर जुनैद का, ठीक है, जुनैद के उत्तराधिकारियों को पराजित किया है किसने? नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन नागभट्ट फर्स्ट को आपके राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग से पराजित होना पड़ जाता है। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग से आपके कौन पराजित हो जाते हैं? नागभट्ट फर्स्ट। अब यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको कि नागभट्ट फर्स्ट के पश्चात आपके इनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन हुए हैं? कक्कुक व देवराज हुए हैं। कक्कुक और देवराज के पश्चात आपके हुए हैं वत्सराज। कौन हुए हैं? कक्कुक, देवराज और वत्सराज। देखो कक्कुक, एक एक की बात हम कर लेंगे अभी। देवराज और वत्सराज, और कौन हुए हैं? वत्सराज आपके शासक के रूप में हुए। वत्सराज का शासनकाल देखा जाए तो 783 से लेकर के 795 ईस्वी तक किसका शासनकाल है? वत्सराज का शासनकाल है। अब ये गुर्जर प्रतिहारों की शाखा के रूप में है। किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की शाखा के रूप में है। अब हुआ क्या था कि हुआ ये कि यहां पर आप भारत को देखिए। सबसे पहले भारत को देखें तो यहां आपके क्या है? मान्य खेत है। ये क्या है? मान्य खेत। और मान्य खेत में आपके कौन सा राजवंश था कि भाई राष्ट्रकूट राजवंश है। कौन सा है? राष्ट्रकूट। और इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में किसका नाम आता है? दंतिदुर्ग का नाम आता है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक के रूप में किसका नाम आया? दंतिदुर्ग का नाम आया। यहां अगर हम देखें तो ये है भीनमाल के, ठीक है। ये क्षेत्र आपके किसका है? उज्जैन का। यहां पर देखा जाए तो क्या है? कन्नौज है।
ठीक है, ये आपके किसका हो गया, उज्जैन का, ये भीनमाल जालौर का क्षेत्र हो गया है। ठीक है, तो ये तो आपके, और यहां आपके देखा जाए तो मुंगेर है, क्या है, मुंगेर, और मुंगेर में आपके कौन सा वंश है, पाल वंश। मुंगेर में कौन सा वंश है कि पाल वंश आपके मुंगेर में यहां पर कार्यरत है। ठीक है, तो दक्षिण में आपके कौन है, राष्ट्रकूट, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, जिस राजवंश का संस्थापक कौन है, दंतीदुर्ग। मुंगेर में आपके कौन सा राजवंश है कि पाल राजवंश है, जिसका संस्थापक है गोपाल। पाल राजवंश का संस्थापक कौन है कि गोपाल है। और यहां गुर्जर प्रतिहार वंश है, भीनमाल के जालौर के आपके भीनमाल जालौर के गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है, अब हुआ क्या कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा एक तो भड़ोच की ओर से, दक्षिण पश्चिम की ओर से जो भी आक्रमणकारी आ रहे थे, जिनमें आपके हमने बताया कि जुनैद और उसके उत्तराधिकारियों की बात हमने की, इन आक्रमणकारियों को पराजित किया है किसने, नागभट्ट फर्स्ट ने, नागभट्ट फर्स्ट ने। अब यहां से नागभट्ट फर्स्ट आपके कहां चला गया, उज्जैन। ठीक है, और जैसे ये उज्जैन पहुंचे तो इनका द्विपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ, किनसे, राष्ट्रकूटों से। यहां पर कैसा संघर्ष है, द्विपक्षीय संघर्ष है। सुनना आप एक एक बात को, द्विपक्षीय संघर्ष आपके जैसे ही नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन तक अपनी सत्ता का विस्तार किया, वैसे ही किनके साथ, राष्ट्रकूटों के साथ इनके द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो गई, और इस दंतीदुर्ग के द्वारा पराजित कर दिया गया किसको, नागभट्ट को। दंतीदुर्ग के द्वारा आपके नागभट्ट को पराजित कर दिया गया। इसी दंतीदुर्ग के द्वारा उज्जैन में इस समय एक हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया, हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया, और उस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहार राजा के द्वारा यहां प्रतिहारी का काम किया गया। हमने आपके लिखा था अमोघ वर्ष के संजन ताम्रलेख में आपके क्या उल्लेख मिलता है कि उसके दंतीदुर्ग के द्वारा उज्जैन में जो हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया, उस हिरण्यगर्भ यज्ञ में प्रतिहारी का काम या द्वारपाल का काम किसके द्वारा किया गया है, खुद आपके नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहां आपके सबसे पहली बात तो आपकी क्या है कि द्विपक्षीय संघर्ष है ये, और द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत नागभट्ट फर्स्ट के काल में हो गई, जब इसने आपके कहा उज्जैन के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। किसने, नागभट्ट फर्स्ट ने। ठीक है, अब हुआ क्या, नागभट्ट फर्स्ट के पश्चात आपके देखो कक्कुक, देवराज और फिर कौन हुए हैं, वत्सराज। राष्ट्रकूट चूंकि दक्षिण के थे, इसलिए उत्तर भारत की गतिविधियों में अधिक समय तक वो हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे, उनको लौटना पड़ता था। इस समय अगर कन्नौज में देखा जाए तो यहां आयुध वंश की सत्ता थी। कन्नौज में आपके कौन सा वंश था, आयुध वंश। एक तो इंद्रायुध था आयुध वंश का, और एक कौन था, चक्रायुध। एक तो आयुध वंश का शासक कौन था, इंद्रायुध, और एक आपके आयुध वंश का शासक कौन था, चक्रायुध। इनके मध्य आपस में संघर्ष चलता रहता था। इसलिए आपके जैसे ही जो शक्तिशाली होता वो गद्दी पर बैठ जाता, दूसरा उतर जाता गद्दी पर। ठीक है, अर्थात आपके कन्नौज की सत्ता है वो कमजोर हो चुकी थी। और दूसरी बात आपके कि कन्नौज की सत्ता तो कमजोर हो ही चुकी थी, लेकिन यहां आपके क्या हुआ कि अब उज्जैन में कौन है, गुर्जर प्रतिहार हैं। उज्जैन में कौन है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इन गुर्जर प्रतिहारों ने सोचा कि भाई इधर से तो राष्ट्रकूटों ने आपके इन पर प्रतिबंध लगा रखा है कि दक्षिण की ओर वो साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहां राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का खतरा भी बना रहता था, दंतीदुर्ग ने आपके ये दिखाई दिया था। तो राष्ट्रकूट राजा वत्सराज जो हैं, वत्सराज चाहते थे कि भाई कि कोई ऐसी सुरक्षित आपके क्षेत्र उनको प्राप्त हो, सुरक्षित राजधानी प्राप्त हो, जहां आपके किसी भी प्रकार के आक्रमण का खतरा ना हो और समृद्धशाली नगर हो। ठीक है,
तो इस समय आपके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नॉर्थ इंडिया में जो दिखाई दे रहा था वो था कन्नौज। कन्नौज को आपके बोला जाता है महोदय नगर, कान्यकुब्ज या महोदय नगर के नाम से आपके कन्नौज को जानते हैं। कन्नौज पर आयुध वंश के इंद्रायुध और चक्रायुध नामक जो आपके दो कमजोर व्यक्ति थे, उनका आपस में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर के इन तीन महाशक्तियों में उस समय उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। किस में हुआ है, मान्यखेत के राष्ट्रकूटों में, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहारों में और आपके मुंगेर के पालों में। तीनों ने हिस्सा क्यों लिया इस संघर्ष में, ठीक है ना, तीनों ने हिस्सा क्यों लिया। तो देखो यहां मैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पहले आपको बता दूं, फिर आपके हम आगे बढ़ेंगे। तीनों में हिस्सा लेने का आपके मुख्य रीजन क्या था यहां, कि गुर्जर प्रतिहारों के आपके हिस्सा लेने का कारण तो मूलतः आपके समझ में आ ही गया कि ये अपने लिए एक सुरक्षित राजधानी चाहते थे, और कन्नौज हर्षवर्धन के काल में आपके प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में था, राजधानी नगर के रूप में भी था, एक विकसित नगर था आपके कन्नौज। तो कन्नौज पर आधिपत्य करना इनकी मजबूरी थी कि ये अपने लिए एक सुरक्षित राजधानी की तलाश करना चाहते थे। ठीक है, अब इन मुंगेर के पालों ने क्यों हिस्सा लिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके बिल्कुल आपके बगल में ही कोई शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हो जाए। अपनी सीमा पर किसी शक्तिशाली राजवंश की स्थापना नहीं होने देना चाहते थे बंगाल के पाल। कि तो राष्ट्रकूटों का क्या मतलब पड़ा भाई, ये तो नॉर्थ इंडिया का केस है पूरा की पूरा। राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के उद्देश्य से, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया है। किसमें हिस्सा लिया है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में तत्कालीन भारत की तीन आपके बड़ी शक्तियों ने हिस्सा लिया। कौन कौन सी हैं, बंगाल के पाल हैं, ठीक है, मान्यखेत के राष्ट्रकूट हैं, और आपके कहा उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार हैं, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार हैं। इन तीनों शक्तियों में आपके संघर्ष क्यों हुआ है, अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य क्या था कि कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर। लेकिन तीनों की लड़ाई के अलग अलग कारण थे। गुर्जर प्रतिहार अपने लिए सुरक्षित राजधानी चाहते थे, बंगाल के पाल अपनी सीमा पर किसी शक्तिशाली राजवंश की स्थापना नहीं होने देना चाहते थे, और राष्ट्रकूट हैं वो उत्तर भारतीय राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित करने और आपके शक्ति संतुलन स्थापित करने, और दूसरी बात आपके कि उत्तर भारतीय राजनीति में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से वो भाग ले रहे थे। कौन, राष्ट्रकूट। अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके समय आरंभ हुई है, वत्सराज के समय आरंभ हुई। मैंने बताया द्विपक्षीय संघर्ष तो नागभट्ट के समय आरंभ हो ही गया, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय, वत्सराज के समय। यहां से वत्सराज ने पलायन किया कहां की ओर, कन्नौज की ओर, और कन्नौज में अपने प्रतिनिधि के तौर पर इंद्रायुध को गद्दी पर बिठाया और कहां चल दिया, मुंगेर। यहां पर एक युद्ध लड़ा, मुंगेर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा है, मुंगेर का युद्ध। और इस मुंगेर के युद्ध में इन्होंने आपके किसको पराजित कर दिया है, पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया है। इस समय पाल राजा कौन थे, धर्मपाल। धर्मपाल को पराजित किया और यहां से वापस कहां आ गए, कन्नौज, वो उज्जैन आ गए। अब शक्ति का असंतुलन स्थापित हो गया, शक्ति का पलड़ा आपके गुर्जर प्रतिहारों की ओर झुक गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उन्होंने आपके पालों को पराजित कर दिया है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रकूट राजा था इस समय, दंतिदुर्ग के उत्तराधिकारी के रूप में हुए हैं ध्रुव। इस ध्रुव ने उत्तर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, और पहले इसने धर्मपाल को और फिर किसको, वत्सराज को पराजित करके वापस कहां लौट आया, मान्यखेत। सबसे पहले तो इसने भी धर्मपाल की शक्ति को कुचला, और उसके बाद आपके वत्सराज का नंबर लिया। वत्सराज को आपके यहाँ से रेगिस्तान में भाग करके, यानी जालौर की ओर भाग करके अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा जब आपके संघर्ष हुआ तो क्या हुआ, उत्तर भारतीय राजनीति में गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता में आपकी क्या हुई, शक्ति में एकदम कमी आई, और धर्मपाल की शक्ति बच गई।
तो धर्मपाल ने कन्नौज पर नियंत्रण किया और अपनी ओर से चक्रायुध को गद्दी पर बिठा दिया। किसको? चक्रायुध को। इन्होंने इंद्रायुध को बिठाया, उसने चक्रायुध को बिठा गया। ठीक है। इस तरह उत्तर भारतीय राजनीति में कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जो कि लगभग 150 वर्ष तक चलता है। यह जो संघर्ष है इन तीनों शक्तियों के मध्य लगभग 150 वर्ष तक चलता है। और इस संघर्ष में जो अंतिम विजय है वो अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की मानी जाती है। अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की मानी जाने के पीछे भी एक रीजन है। क्या? कि गुर्जर प्रतिहार हमेशा पराजित हुए राष्ट्रकूटों से। ठीक है, हमेशा पराजित हुए किनसे? राष्ट्रकूटों से। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के यह संघर्ष हुआ था उस संघर्ष में विजय किसको मिली? कि विजय मिली भाई गुर्जर प्रतिहारों। विजय किनको मिली है? गुर्जर प्रतिहारों को विजय प्राप्त हुई है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश आपके इसका क्या हो गया है? विजेता हो गया है। ठीक है, तो हम आपके अभी केवल त्रिपक्षीय संघर्ष की चर्चा आपसे करेंगे। यहां पहले तो देखिए द्विपक्षीय संघर्ष। द्विपक्षीय संघर्ष देखिएगा, देखिए भीनमाल जालौर के नागभट्ट प्रथम द्वारा उज्जैन पर नियंत्रण करने से राष्ट्रकूटों के साथ द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष में राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने नागभट्ट पस्ट को पराजित किया एवं उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। जिसमें गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल का कार्य किया। गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा द्वारपाल का काम किया जाता है। किसमें? इस द्विपक्षीय संघर्ष के पश्चात जो दंतिदुर्ग ने आपके हिरण्यगर्भ यज्ञ किया उसके अंतर्गत। अब देखिए, इस द्विपक्षीय संघर्ष के पश्चात आपके मैंने बताया
कि नागभट्ट फर्स्ट के उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, एक कक्कुक हुआ और एक कौन हुए हैं, देवराज। ठीक है, तो इसके बाद वत्सराज आपके जो शासक बनते हैं, वत्सराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। वत्सराज के काल में किसकी शुरुआत हुई है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई है। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष, कारण कन्नौज पर आधिपत्य करना। इस संघर्ष में आपके तत्कालीन भारत की 3 शक्तियों के द्वारा हिस्सा लिया गया है, और वो 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं, देखो, राष्ट्रकूट राजवंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार। मैंने बताया कि सभी के उद्देश्य अलग अलग हैं, सभी के उद्देश्य अलग अलग हैं कि भाई कि ये क्यों हिस्सा लेना चाहते हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार राजा आपके कौन था, कि वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार राजा कौन था, कि वत्सराज था। पाल राजा आपके कौन था, कि धर्मपाल। और राष्ट्रकूट राजा आपके कौन था, कि ध्रुव। राष्ट्रकूट राजा कौन था, ध्रुव। वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक आपके किसे माना जाता है, दंतीदुर्ग को। और राजधानी कौन सी थी, मान्यखेत। राजधानी कौन सी थी इनकी, मान्यखेत। देखिएगा, अगर इस वंश का संस्थापक देखा जाए तो संस्थापक था दंतीदुर्ग, और राजधानी अगर देखी जाए तो राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत महाराष्ट्र में है, वो इनकी राजधानी। पाल वंश के अंतर्गत देखा जाए कि भाई संस्थापक कौन है, तो जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति था गोपाल। जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कौन था, गोपाल। वो आपके इनके संस्थापक के रूप में था। और राजधानी के रूप में अगर देखा जाए तो राजधानी के रूप में इनकी थी मुंगेर। कौन सी राजधानी थी, मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के रूप में देखा जाए तो यहां पर आपके कौन हैं, हरिश्चंद्र हैं इसके संस्थापक तो, लेकिन यहां आपके कौन आ गए हैं कि भाई नागभट्ट फर्स्ट हैं। ठीक है, और राजधानी इनकी कौन सी थी, कि उज्जैन। राजधानी कौन सी थी, उज्जैन। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश के वैसे संस्थापक या आदि संस्थापक मान लिए जाते हैं किनको, हरिश्चंद्र को। लेकिन हम आपके इस त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए उज्जैन की बात कर रहे हैं, तो इस शाखा को उज्जैन लेकर के कौन आते हैं, कि नागभट्ट फर्स्ट लेकर के आते हैं। इसी कारण नागभट्ट फर्स्ट के काल में द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। किसकी, द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत है। अब इन्होंने हिस्सा क्यों लिया, हिस्सा क्यों लिया, तो इसके लिए देखो रीजन भी इनके अलग अलग हैं। जैसे राष्ट्रकूट क्यों हिस्सेदारी ले रहे हैं, ये अपने शक्ति प्रदर्शन एवं उत्तर भारत में शक्ति संतुलन के इच्छुक थे। कहां पर, अपने शक्ति प्रदर्शन। और उत्तर भारत में आपके किसके इच्छुक थे, ये
शक्ति संतुलन के इच्छुक थे और अपना शक्ति प्रदर्शन भी समय समय पर चाहते थे। नेक्स्ट आपके गुर्जर, ये पालों ने क्यों हिस्सा लिया? ये अपनी सीमा पर कोई शक्तिशाली राजवंश स्थापित नहीं करना चाहते थे। कोई शक्तिशाली राजवंश आपके स्थापित आपके नहीं होने देना चाहते थे, नहीं चाहते थे। कोई भी शक्तिशाली राजवंश नहीं चाहते थे कि कल को इनके लिए आपके वो राजवंश ही क्या बन जाए, चुनौती बन जाए। ठीक है, और ये अपने लिए आप सुरक्षित राजधानी की तलाश में थे। ये अपने लिए सुरक्षित व समृद्ध राजधानी के इच्छुक थे। कि सुरक्षित और समृद्ध आपकी राजधानी इनको मिल जाए तो उससे आपके क्या हो जाए, इनका आपके जो राष्ट्रकूटों के साथ जो निरंतर आपके संघर्ष था, वो निरंतर संघर्ष आपके एक सीमा तक रुक जाए। कौन चाहते थे? ये आपके गुर्जर प्रतिहार चाहते थे। तो इन मुद्दों को लेकर के क्या हो गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन इस संघर्ष का श्रीगणेश आपके किसके द्वारा किया गया? वत्सराज के द्वारा किया गया। श्रीगणेश ने किया, यानी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कि वत्सराज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कैसे? आपके देखिएगा, देखिए गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर आयुध वंश के इंद्रायुध को गद्दी पर बिठाया। तत्पश्चात मुंगेर के पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया। मुंगेर के युद्ध में आपके किसको पराजित कर दिया है? पाल राजा धर्मपाल को पराजित कर दिया है। ठीक है, अब आपके हुआ क्या? अब शक्ति का संतुलन किन की ओर झुक गया? गुर्जर प्रतिहारों की ओर झुक गया। ठीक है, तब राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया और उसने पहले धर्मपाल तत्पश्चात वत्सराज को पराजित कर दिया और कहां लौट आया? दक्षिण लौट आया। ठीक है, तो देखिए अब इस
संघर्ष में राष्ट्रकूट राजा अब इस संघर्ष में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया और पहले धर्मपाल व तत्पश्चात वत्सराज को पराजित किया। तत्पश्चात आपकी किसको पराजित कर दिया जाता है कि वत्सराज को आपके यहां पराजित कर दिया जाता है। वत्सराज को पराजित कर दिया है आपके कहां, त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगर आप देखें कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम क्या रहा, हालांकि आपके मैंने बताया कि 150 वर्ष तक यह संघर्ष चला है, एक आध वर्ष नहीं चला है। तो देखिएगा यह संघर्ष अब तक लगभग 150 वर्ष तक चला है। देखो इस संघर्ष में अंतिम विजय, इस संघर्ष में अंतिम विजय किसकी मानी जाती है? क्योंकि नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इसे अपनी राजधानी बना लिया गया। इसे अपनी राजधानी बना लिया गया। किसे? कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में बना लिया जाता है। ठीक है, तो कन्नौज को इस समय आपके कान्यकुब्ज या फिर आपके किसके नाम से, महोदय नगर के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज को कान्यकुब्ज और महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आपके घटनाक्रम किसके संदर्भ में रहा है? त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में आपके घटनाक्रम रहा कि त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम विजेता के रूप में हमने किसकी बात को माना है कि गुर्जर प्रतिहार आपके इसके अंतिम विजेता के रूप में रहे। ठीक है, अब हम बात करें आपकी किसकी, नागभट्ट फर्स्ट की। ये हमने आपके नागभट्ट फर्स्ट की बात की। इसका समय काल 756 तक कर लीजिए। 756 तक आपके किसका समय काल रहता है? नागभट्ट फर्स्ट का आपके समय काल रहता है। नागभट्ट फर्स्ट के काल में हमने बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का आपके पहला प्रमुख शासक या महत्वपूर्ण शासक आपके कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। यह भीनमाल और उज्जैन शाखा के प्रतिहारों का संस्थापक मान लिया जाता है। भीनमाल और उज्जैन शाखा के प्रतिहारों का संस्थापक मान लिया जाता है। ठीक है ना। मंडौर मूलतः आपके कहां से था? मंडौर शाखा से संबंधित था। मूलतः कहां से? मंडौर शाखा से संबंधित था। और आपके देखिएगा
कि मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक और नारायण का अवतार बता दिया गया है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में आपके क्या बताया गया है, इसे मलेच्छों का नाशक बता दिया गया है और नारायण के अवतार के रूप में आपके किसे घोषित किया गया है, नागभट्ट फर्स्ट को आपके घोषित किया गया है। तो अलग अलग आपके बातें इसमें आ जाती हैं कि भाई कि नागभट्ट फर्स्ट के काल में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए। तो देखिए, सात सौ तीस से लेकर के 756 ईस्वी किनका शासनकाल है, कि नागभट्ट फर्स्ट का शासनकाल है, नागभट्ट फर्स्ट का शासनकाल है। ठीक है, अब देखिए यह है मूलतः है मंडौर शाखा। मूलतः किससे संबंधित था, ये मंडौर शाखा से संबंधित था आपके, कौन, नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखो, इसे भीनमाल व भीनमाल जालौर व आपके उज्जैन के प्रतिहारों का समर्थक माना जाता है। भीनमाल जालौर व उज्जैन के प्रतिहारों का समर्थक किसे माना जाता है, नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है। अब इस नागभट्ट फर्स्ट ने आपके क्या हुआ है कि एक तो इसने दक्षिण पश्चिम से होने वाले आपके जो अरब आक्रमण हैं, उन अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उसकी आपकी सुरक्षा की है और बड़ौच जो क्षेत्र है उसको उनसे जीत लिया है, बड़ौच क्षेत्र को उनसे जीत लिया है। तो देखिए, इसने अरब आक्रमणों को रोका। इस कारण मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है। मिहिर भोज की आपके ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है और द्विपक्षीय संघर्ष में इसे राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग से भी पराजित होना पड़ा है। अभी हमने द्विपक्षीय संघर्ष को डिटेल में लिख लिया है। देखिए, द्विपक्षीय संघर्ष में इसने
इसको राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग से पराजित होना पड़ा। दंतीदुर्ग से आपके पराजित होना पड़ा है। अब आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है कि जब हम दंतीदुर्ग की बात करते हैं या फिर आपके किसी अन्य आपके शासक की इस समय बात करते हैं जिस समय आपके संघर्ष इनके मध्य है, तो यहाँ हम आपके ये देखते हैं कि भाई कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं इस समय अगर आपके देखें तो गोहिल हुए, परमार हुए, ठीक है ना, राठौड़ हुए, चंदेल आपके हुए, इन सभी पर अपना नियंत्रण रखते थे कौन? गोहिल शासक, ठीक है। चौहान वगैरह सब आपके इनके नियंत्रण में थे, ठीक है। तो मैंने बताया कि पहले राजधानी आपके इन्होंने भीनमाल जालौर थी और फिर आपके इसे क्या बना लिया गया है, इसे इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया गया है, ठीक है। ये आपकी किसकी बात रही है? अपने नागभट्ट फर्स्ट के काल में। अब नागभट्ट फर्स्ट के उत्तराधिकारी के रूप में कक्कुक गद्दी पर बैठते हैं, जिन्होंने आपके मंडौर में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और साथ में ही एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया है, ठीक है ना। विजय स्तंभ का और साथ में ही एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। अब कक्कुक के बाद उनका भाई है भाई आपके कहें देवराज। देवराज आपके गद्दी पर बैठा है और देवराज ने आपके ज्यादातर अवंती जो क्षेत्र है, उज्जैन का जो क्षेत्र है, वहीं से आपके क्या किया है, शासन किया है। और इसी देवराज और भूमिका देवी का पुत्र हुआ है वत्सराज, जो इस वंश का आपके महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जिसे रणहस्तिन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इसी वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी हम मानते हैं, ठीक है। इसी गुर्जर प्रतिहार शासक आपके वत्सराज के काल में, ठीक है, क्या हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो देखिए नोट डाल के यहां लिख देते हैं, नागभट्ट फर्स्ट के पश्चात नागभट्ट फर्स्ट के पश्चात कक्कुक वह देवराज गद्दी पर बैठे। देवराज तथा भूमिका देवी का पुत्र वत्सराज हुआ। देवराज तथा भूमिका देवी का आपके पुत्र कौन हुआ है? वत्सराज ही हुआ है। यहाँ देवराज को तो आपके अवंती के शासक के रूप में माना गया है। यहाँ कक्कुक और देवराज दोनों ही आपके एक कमजोर शासक की छवि बनाए हुए थे। कक्कुक और देवराज हैं, ये दोनों ने ही आपके कमजोर आपके जो शासक हैं उनकी छवि को बनाया था, ठीक है। अब इसके बाद आपके गद्दी पर कौन आ जाते हैं? वत्सराज। गद्दी पर कौन बैठते हैं? वत्सराज आपके यहाँ गद्दी पर बैठते हैं, जिनके द्वारा आपके देखा जाए, मैंने बताया कि रणहस्तिन की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने 783 से लेकर के 795 ईस्वी तक की
अवधि में आपके शासन किया है किन्होंने? वत्सराज ने। और मैंने आपको बता दिया कि वत्सराज को आपके रणहस्तिन की उपाधि आपके प्रदान की गई है, यानी कि रणभूमि में आपके मदमस्त हाथी के समान कौन है? वत्सराज है। इन्हीं वत्सराज के काल में मैंने बताया कि क्या हुआ है, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर गुर्जर प्रतिहारों से प्रश्न हम देखें तो या तो त्रिपक्षीय संघर्ष से देखने को मिलता है सामान्यतः हमें, या फिर हमें आपके देखने को मिलता है कहाँ से? जो राजशेखर आएंगे आगे महेंद्रपाल और महिपाल के आपके राजगुरु के रूप में, तो उनकी काव्य रचनाओं के रूप में, उनके ग्रंथों के रूप में आपके इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वत्सराज जो शासक हुए हैं इसके शासनकाल की घटनाओं के बारे में हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।